चलिए स्टूडेंट्स, आज अपना आर्टिकल का चैप्टर शुरू करते हैं जो हमारे सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बच्चे इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल ना नकारें। कारण सिंपल है कि अगर हम इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में हमें ये फ्री का नंबर दे करके जाएगा अगर ध्यान से पढ़ें तो। अगर इसे ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं और जो ड्रीम स्कोर आप करना चाहते हैं वो स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो हर एक चैप्टर की तरह से इस चैप्टर की भी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से समझते हुए आज इस चैप्टर की डेफिनेशन को शुरू करते हैं और इसकी डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट सिंपली रूल्स करने अपने शुरू करेंगे। बट फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन का जिक्र करते हैं कि जो आर्टिकल्स हमारे होते हैं वो एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं जिन्हें हम ए और एन कहते हैं, एक होते हैं डेफिनिट आर्टिकल जिसको हम द कहते हैं। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात आती है, बच्चे कई बार इसको कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि सर इसको द बोलते हैं, दी बोलते हैं या दा बोलते हैं। ये चीज़ें आज समझाने वाला हूँ। और ए एन के बारे में एक समस्या आती है कि सर वोवल और कॉन्सोनेंट में कई बार हमारी गड़बड़ हो जाती है और मोस्टली बच्चे करते हैं क्योंकि बच्चे ए ई आई ओ यू को वोवल समझ बैठते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं हम ए एन के बारे में जिक्र करते हैं, फिर द के बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे, खासकर इसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ वोवल और कॉन्सोनेंट को हम समझते हैं जो हमारी हेल्प करेंगे ए और एन को सही से प्लेस करने में किसी भी नाउन से पहले। ठीक है, चलो, तो मोस्टली बच्चों ने क्या सीखा है? मोस्टली यही सीखा है सबने कि जो हमारे वोवल्स होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं और जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो बी सी डी एफ एट्सेट्रा, मतलब बचे हुए बाकी के लेटर्स होते हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर आपने ये वाला रूल फॉलो किया कभी भी एग्ज़ाम में ए ई आई ओ यू या फिर बी सी डी एफ वगैरह, तो आप पेपर में अपना नंबर खो बैठेंगे क्योंकि ये रूल गलत है। बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ मैं, ये रूल गलत है। इस रूल को भूल के भी पेपर में फॉलो मत करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारी मेंटालिटी 10th 12th स्टैंडर्ड तक हमें जब आर्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं तो हमारी मेंटालिटी इतनी डेवलप नहीं होती कि हम इसे बारीकी से पढ़ सकें। जब भी आप किसी भी बुक में वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर ए ई आई ओ यू नहीं लिखा रहता है, वहाँ पर लिखा होता है द साउंड ऑफ ए ई आई ओ यू एंड द साउंड ऑफ बी सी डी एफ वगैरह। अगर हम इनके साउंड की बात करें और तब इन्हें वोवल और कॉन्सोनेंट समझे तब जा करके तो ये सही है। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली इसे ए ई आई ओ यू को ही आप वोवल मान बैठेंगे और बी सी डी एफ को ही आप कॉन्सोनेंट मान बैठेंगे तो ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। अब साउंड इनका क्या निकल के आता है इस बात को समझो। जो इन चीज़ों को ध्यान से समझेगा ठीक से वो इसे एग्जाम में बड़े आराम से कर पाएगा। जैसे ए किसका साउंड दे रहा है? आपका ए का साउंड दे रहा है। ई किसका साउंड दे रहा है? ये रही ई। आई में ई हम लिख चुके हैं, आ लिख लेते हैं यहाँ पर। ओ किसका साउंड दे रहा है? ओ का। यू किसका साउंड दे रहा है? ऊ का। तो ध्यान से देखो, अगर आप सही से पढ़ोगे ए ई आई ओ यू जो साउंड दे रहे हैं ये ए आ ई वगैरह का हमारी हिंदी में जो मात्राएं होती है, हमारे हिंदी में जो वोवल्स होते हैं उनका ये साउंड दे रहा है। और बी सी डी एफ किसका दे रहा है साउंड? बी सी डी एफ दे रहा है बी बै का, सी स का, डी द का, एफ फ का। ठीक है, ये सारे साउंड दे रहे हैं ये। तो ये सारे साउंड अगर आप ठीक से समझोगे और ये समझोगे पेपर में या किसी भी नाउन से पहले रखने से पहले ए एन जब भी आप रखो तो जब आप ये समझ जाओगे कि इसका साउंड देखना है हमें, ये नहीं देखना कि बी लिखा हुआ है या ए लिखा हुआ है, ये नहीं, इसका साउंड क्या होता है। अगर आप साउंड ठीक से समझोगे तो फिर आप इसे बड़े आराम से कर पाओगे। अदरवाइज नंबर खो बैठना तय है क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, गड़बड़ कर बैठते हैं, है ना। अब देखो आगे क्या करना है, तो मैं तुम्हें अब क्लियरली इसके वोवल्स लिखवा देता हूं। तो मैं क्लियर कह रहा हूं यहाँ पर ए ई आई ओ यू को या फिर बी सी डी एफ को कभी भी वोवल और कॉन्सोनेंट नहीं समझना है। इसे मैं क्लियरली कट कर रहा हूं, नंबर खो बैठोगे। हमें सही वोवल और कॉन्सोनेंट क्या याद करने हैं, ध्यान दो। मैंने तुम्हें अभी बताया कि सही वोवल और कॉन्सोनेंट हमारे क्या होते हैं, जो हमारी हिंदी की मात्राएं होती हैं उन्हें हमने क्रम से लिख दिया, बस इतना है। तो ए आ ई वगैरह जो होते हैं, ऊ वगैरह, ये सारे के सारे हमारी क्या है, मात्राएं हैं, वोवल्स कहलाती हैं। अगर इनका साउंड ध्यान से देखोगे तो आराम से तुम कवर कर पाओगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट क्या बैठे, हमने बी सी डी एफ से अभी देखा कि ब स द फ वगैरह का साउंड निकल रहा है और वो किस में जाता है, क ख ग घ में। दैट मीन्स क ख से शुरू होने वाले जितने भी लेटर हैं हमारी हिंदी मात्रा में, हिंदी लैंग्वेज में, वो सारे के सारे हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अगर आप ये वोवल और कॉन्सोनेंट फॉलो करते हो
तो आपका पेपर में नंबर आएगा। अगर आप वोवल और कॉन्सोनेंट फॉलो करते हो ये वाले BAEIOU वाले, तो ये आपका नंबर आपसे छीन जाएंगे। ये बात आपको क्लियरली याद रखनी है। अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं मैं क्यों इस बात को तुम्हें कह रहा हूँ। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल्स हैं कुछ। जैसे मान लीजिए अम्ब्रेला लिखा हुआ है। अब अम्ब्रेला से पहले आपको एक आर्टिकल फिल करना है, ठीक। अब ए फिल करें या एन फिल करें, ठीक है। आपको मैं क्लियरली कह रहा हूँ, यहाँ पर ए और एन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर द का जिक्र हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी हम फिलहाल इंडेफिनिट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ए एन की। तो अम्ब्रेला से और यूनिवर्सिटी से पहले हमें क्या फिल करना है, ए एन में से एक फिल करना है। बट अगर आप AEIOU वाला रूल फिल करते हो तो फिर तो यू दोनों जगह पर है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है। और बहुत से बच्चे क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एन लगा देंगे। यही तो सीखा है, ठीक है। हमने क्या सीखा, फिर से रिपीट करता हूँ। जब भी आपका वोवल आता है तो वोवल में आपको क्या लगाना होता है, वोवल के साउंड के लिए आपने सीखा है, मैं कुछ इसमें नया नहीं बता रहा हूँ। वोवल के साउंड के लिए आप क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं नाउन से पहले। और कॉन्सोनेंट के साउंड के लिए आप ए लगाते हैं नाउन से पहले। यही तो सीखा है, यही यहाँ पर भी सीखा था। क्या सीखा है, फिर से रिपीट करता हूँ। वोवल के साउंड जब भी आता है तो आप वहाँ पर नाउन से पहले एन लगाते हैं। कॉन्सोनेंट का साउंड जब भी आता है तो आप वहाँ पर नाउन से पहले ए लगाते हैं। यही बात आपने सीखी है। तो यू जो हमने एग्जाम्पल में देखा उसमें तो दोनों में ही एन लगना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें इनका साउंड देखना है। देखो अब एक एक को समझते हैं। ये तो आपका गलत है, अगर आप एन लगाते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब अम्ब्रेला का जो पहला साउंड है वो अ का साउंड है। यूनिवर्सिटी का जो पहला साउंड है वो य का साउंड है। इसके बाद में ऊ आया हुआ है, तभी ये यू बनता है, ठीक। अब ए किस में आएगा, ए आएगा आपके हिंदी मात्राओं के वोवल्स में, ठीक है। हिंदी की लैंग्वेज के वोवल्स में आएगा या मात्राओं में आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर अ आया है इसीलिए आपको यहाँ पर एन फिल करना होगा। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी में यह पहले आया है जो कि क ख ग घ में जाता है, ये कॉन्सोनेंट्स में जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना होगा, आपको ए फिल करना होगा, तब जा करके ये सही है दोनों। यहाँ पर एन, यहाँ पर ए। अगर आपने दोनों में ही एन फिल कर दिया, ये यूनिवर्सिटी से पहले एन फिल कर दिया, तो आपकी गलती होना, एरर होना तय है, आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। ना कि नंबर कटेगा बल्कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वो एक चौथाई या एक तिहाई नंबर और लेकर के जाएगा, ठीक है। जैसे FIR वर्ड है, इसमें शुरुआत का वर्ड जो है इसका पहला साउंड है A प्लस फ। अगर हम इसके बिल्कुल पहले साउंड पर देखें तो वो ए है, जो कि जाता है मात्राओं में। तो मात्राओं की वजह से यहाँ पर आपको क्या फिल करना पड़ेगा, एन फिल करना पड़ेगा। एन FIR हम इसको बोलेंगे, ठीक। दूसरी क्या है, फायर में जो पहला साउंड है फ का है, उसके बाद में आ जुड़ा हुआ है, तो तब ये फा बोला जाएगा। और इसमें अगर सबसे पहले हम देखें तो ये फ जो होता है ये क ख ग घ में जा करके पड़ता है, दैट मीन्स कॉन्सोनेंट्स में जा करके पड़ता है। इसीलिए आपको इससे पहले ए लगाना होगा। तो अगर आप इनकी साउंड ध्यान से देखोगे तो आप ए एन में लाइफ में कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं आरटीओ और रोज की। आरटीओ का पहला जो साउंड है वो आ प्लस र है, तब जाकर के आर बोला जा रहा है। और आ किस में जाएगा, आ आपकी मात्राओं में जाएगा। मात्राओं में जाने की वजह से यहाँ पर चूंकि ये वोवल का साउंड हो गया, इसीलिए यहाँ पर एन फिल करेंगे। और रोज का जो पहला साउंड है वो है र प्लस ओ, तब जाकर के रोज बोला जा रहा है। और र किस में जाएगा, र आपका क ख ग घ में, दैट मीन्स कॉन्सोनेंट्स में जाएगा। और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम क्या फिल करते हैं, कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए फिल करते हैं, इसीलिए रोज से पहले आपको ए लगाना होगा। और कंपैरिजन करो, LLB है, LLB का पहला साउंड क्या है, ए प्लस ल, तब ये एल बोला जा रहा है। और लायन का पहला साउंड क्या है, ल प्लस आ, तब ये लायन बोला जा रहा है। तो एल में यहाँ पर ए पहले आया है जो कि वोवल में जाएगा, ए आ ई में जाएगा, इसीलिए इससे पहले आपको एन लगाना होगा, वोवल का साउंड है। और अगर आपको क्या करना है, लायन है जैसे, तो लायन में पहले है ल जो कि क ख ग घ में गया, ये कॉन्सोनेंट्स है, इसीलिए यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा। रिपीट करता हूँ, जब भी वोवल का साउंड हो तो आप नाउन से पहले एन लगाते हैं, और जब भी कॉन्सोनेंट का साउंड हो वहाँ पर आप नाउन से पहले ए लगाते हैं। ये बात आपको सिखाई गई है, मैं नई कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि वोवल और कॉन्सोनेंट्स को समझना कैसे है, इतनी सी बात याद रखो। डन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, एलिफेंट है।
एलिफेंट का पहला जो वर्ड है वो ए का साउंड दे रहा है, और यू, इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनना, इसकी प्रोनाउंसिएशन यू होती है, जिसे हम अगर हम विच्छेद कर दें, इसके संधि विच्छेद वगैरह आपने सुना होगा, जिसे हम अलग अलग कर दें तो य प्लस ऊ आता है। अब इसमें ध्यान दोगे जब तुम, तो यहाँ पर य पहले है जो कि कॉन्सोनेंट में आया, तो कॉन्सोनेंट होने की वजह से यहाँ पर आपको क्या फिल करना पड़ेगा, ए फिल करना पड़ेगा। और एलिफेंट में ए है जो कि मात्राओं में जाता है, मात्राओं में जाने की वजह से आपको यहाँ पर एन फिल करना होगा। अब तो समझ में आने लगा होगा। एमएलए और मंकी को कंपेयर करो। एमएलए का पहला साउंड है ए प्लस म, तब ये एम बोला जा रहा है। और जो मंकी है आपका, मंकी का जो पहला साउंड है वो म से ही शुरू हो रहा है। अब म जाएगा क ख ग घ में, दैट मीन्स कॉन्सोनेंट्स में, इसीलिए आपको यहाँ पर ए फिल करना है। और एम का जो पहला साउंड है ए, ये जाएगा मात्राओं में, दैट मीन्स वोवेल्स में, इसीलिए आपको यहाँ पर एन फिल करना होगा। समझ गए? तो अगर आपको, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको पहला वर्ड क्या है, ये बी सी डी एफ है या ए ई आई ओ यू है, इस पर ध्यान नहीं देना। जो भी पहला वर्ड है उसकी साउंड क्या निकल के आ रही है, उस पर अगर ध्यान दोगे तो आप नंबर हमेशा पाओगे। अगर आपने ये गलती की तो आप गड़बड़ कर बैठोगे, ठीक है, आप अपना नंबर खो बैठोगे। फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी वोवल का साउंड आता है तो हम नाउन से पहले एन लगाते हैं, जब भी कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो हम नाउन से पहले ए लगाते हैं, ठीक है। बस हमने ये गलत पढ़ रखा है कि ए ई आई ओ यू ना वोवल होते हैं और बी सी डी एफ कॉन्सोनेंट होते हैं। ये नहीं होते, इनका साउंड होता है। और इनका साउंड क्या है? इनका साउंड है ए आ ई वगैरह, ए ई आई ओ यू का साउंड होता है, क ख ग घ वगैरह बी सी डी एफ का साउंड होता है। इस साउंड को ध्यान रखते हुए चलो तो आपकी सारे एग्जाम्पल्स आराम से, सारे के सारे सेंटेंस आराम से क्लियर होंगे। ए एन कभी भी फिल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, ये तो थे थोड़े सिमिलर वर्ड के, अब थोड़े मिक्सअप एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आए। देखो ध्यान से, अब आपके सामने पहला वर्ड है आर। आर को हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे प्रोनाउंशिएट करते हैं। इससे पहले आपको ए और एन में से एक वर्ड फिल करना है। तो आर में जो सबसे पहले आ है जो कि वोवल है, तो आएगा इससे पहले एन, ठीक है। ऑनर, ऑनर ऐसे बनेगा, ऑनर की प्रोनाउंसिएशन ये है, तो ओ सबसे पहले आया है यहाँ पर, ठीक है। ओ आने की वजह से आप क्या करेंगे, ये भी वोवल में जाता है तो यहाँ पर भी एन आएगा, इट्स एन ऑनर, ऐसे बोला जाता है। हाउस, हाउस में आपका पहला साउंड है ह का, हाउस में पहला साउंड ह है, उसके बाद आ आया हुआ है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाउस के लिए आप ए लगाएंगे, ठीक है। ह का साउंड कॉन्सोनेंट्स में जाता है। यूरोपियन, यूरोपियन का पहला साउंड य का है, उसके बाद ऊ आया हुआ है जिस वजह से ये यू बनता है, तो य किस में जाएगा, य आपका कॉन्सोनेंट्स में जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ पर ए लगाना होगा। आगे बढ़े, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इसमें एच साइलेंट होता है और इसे बोलते हैं हम एयर, ठीक है। एयर या इसमें य का साउंड कई बार हटा भी देते हैं बीच में से, लेकिन शुरुआत में ए ही आएगा, एच साइलेंट है। अब ए किस में जाता है, ए आपका जाता है वोवल्स में, ठीक है, मात्राओं में, इसी वजह से आपको यहाँ पर एन लगाना होगा। डन। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म का पहला साउंड य प्लस ऊ, तभी ये यू बना। य किस में जाएगा, कॉन्सोनेंट्स में, दैट्स वाई यू हैव टू पुट ए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए हियर, है ना। आगे बढ़ते हैं। एमपी, एमपी का जो पहला साउंड है वो है ए प्लस म, तब ये एम बोला जा रहा है, और ए किस में जाएगा, ए जाएगा मात्राओं में, दैट्स वाई आपको यहाँ पर एन लगाना होगा। अब एसपी देख लो, एसपी का पहला साउंड है ए प्लस स, तो इसमें ए किस में जाएगा, ये जाएगा वो उसमें, दैट मीन्स आपको यहाँ पर एन लगाना होगा। डन। क्लियरली समझ में आ रहा है। अब थोड़े मिक्सअप एग्जाम्पल्स हैं। अब आती है बात आगे के एग्जाम्पल्स की। एक्सरे, एक्सरे क्या है, एक्सरे का पहला साउंड है ए आधा क और से, एक्स ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है, और उसके बाद में रे आएगा, तो यहाँ पर ए किस में आएगा, ए आता है मात्राओं में, वोवल्स में, तो इसीलिए आपको एन लगाना होगा। एन एक्सरे मशीन, है ना। और ईयर, बहुत से बच्चे इसे ई से पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ईयर बोला जाता है, ठीक है। तो ईयर का पहला साउंड जो है वो य है, दैट्स वाई आपने हमेशा इससे पहले ए लगा हुआ देखा होगा। कुछ बच्चे इसे ई से पढ़ते हैं, ऐसे मत पढ़ा करो, इट्स अ ईयर, ठीक है। ई आपको ऐसे लगेगा कि हाँ बोला जा रहा है, बट ऐसा है नहीं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्कूल,
स्कूल में कुछ बच्चे इसे भी ई से बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये आधे स से शुरुआत होती है स्कूल, तो स चाहे आधा हो चाहे पूरा हो, ये जाएगा तो कॉन्सोनेंट्स में ही। इसीलिए आपने इससे पहले हमेशा ए लगा हुआ देखा होगा, एन लगा हुआ नहीं देखा होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि कई बार द भी आता है, वो डेफिनेट आर्टिकल की बात है। हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम केवल ए और एन का यूज सीख रहे हैं। ठीक है, ऑनेस्ट का जो साउंड है, ऑनेस्ट में सबसे पहले ओ आता है। ठीक है, और एच साइलेंट है इसमें, तो क्या करेंगे हम ऑनेस्ट के लिए ए लगा देंगे, सॉरी एन लगाएंगे, एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, क्योंकि ये मात्राओं में जाएगा, आपका वोवल्स में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बीएससी और एमएससी। सपोज कीजिए आप कहीं किसी इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और आप सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं कि मैं बीएससी हूँ या मैंने बीएससी की है। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि आई हैव completed this degree from in this year from that university, ऐसे नहीं, बी सिंपल एज यू कैन। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, आई एम और इसके बाद बीएससी या फिर एमएससी, आपको जो भी बोलना है। ठीक है, ये आप बोलेंगे। तो बीएससी का जो पहला साउंड है वो ब का है, इसके बाद में ई आया है तब ये बी बना। तो ब किस में जाएगा, आपका कॉन्सोनेंट्स में जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ए आएगा। एमएससी में ए प्लस म बोला जा रहा है, तब ये एम बोला गया। तो ए की वजह से ये चूंकि गया मात्राओं में, दैट मीन्स वोवल्स में, इसीलिए आप इसमें यहाँ पर एन लगाएंगे। तो आप किसी को क्या बोलेंगे, आई एम अ बीएससी, आई एम एन एमएससी। ठीक है, आई एम एन एमएससी, ऐसे बोल देंगे। एमएससी का पहला साउंड ए का था, इसलिए आपने एन बोल दिया। बी टेक बोले, एम टेक बोले, इनका बस पहला साउंड ध्यान रखना कि पहला साउंड क्या आ रहा है। तो मैंने मिक्सअप और थोड़ा सा कंपेयर करके दोनों तरीके से तुम्हें एग्जाम्पल्स बता दिए। ऐसे आप इन एग्जाम्पल्स को समझते हुए, अच्छे से लिखते हुए, अपने नोट्स बनाते हुए अच्छे से तैयार करना। पेपर में, बुक्स में नहीं झांकना है। ठीक है, तब जा कर के ही आपको ये चीज़ें कम समय में तैयार हो पाएंगी, क्योंकि पेपर में हमारे पास 2 से 3 दिन का समय होता है रिवाइज करने के लिए। तो अपने नोट्स बहुत अच्छे बनाना, नोट्स ऐसे हों कि सभी देख करके ये कहने लगे कि मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। ठीक है, तो नोट्स बहुत ही अच्छे प्रिपेयर करो। बुक में नहीं झांकना है रूल्स के लिए, पेपर में कभी भी अपने नोट्स पर ही प्रेफर करना है, ना किसी दूसरे के नोट्स पर प्रेफर करना है। केवल अपने नोट्स हों और अच्छे बनाए गए हों, अच्छे टीचर के द्वारा तुम्हें वो पढ़ाए गए हों। ऐसा ना हो कि टीचर से तुमने पढ़ तो लिया लेकिन उन्हें ही कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल की चीज फिनिश करने के बाद एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इनडेफिनिट आर्टिकल की बात जो है क्या है कि वोवल से पहले हमेशा एन लगता है, वोवल साउंड से पहले, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमेशा ए लगता है। ठीक है, और ये वोवल कॉन्सोनेंट साउंड सही कौन से होते हैं, सही होते हैं ए आ ई वगैरह और क ख ग घ वगैरह, इनके अकॉर्डिंग हमें देख करके चलना है। कोई भी बच्चा एग्जाम में ए ई आई ओ यू फॉलो करेगा तो वो पेपर में मारा जाएगा, उसका नुकसान ही नुकसान होना है। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल में अब हम ये बात तो समझ चुके हैं कि ए एन का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन मैंने तुम्हें कराई है। ठीक, और अब बात करते हैं द की। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर द को भी हम वोवल कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द में वोवल कॉन्सोनेंट का कोई रूल अप्लाई नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। अब द के बारे में थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात कर लेते हैं कि द की प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाती है। ठीक है, इनके डिटेल्स तो हम बाद में देखेंगे, बट पहले इनकी डेफिनेशन में हल्की सी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। तो द, दी और द, वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ ठीक है, द, दी और द में दो प्रोनाउंसिएशन आपके बिल्कुल सही हैं। आप इसे द भी बोल सकते हैं, दी भी बोल सकते हैं, लेकिन दा इसे कभी भी नहीं बोलना है। आपको द पर आपकी टंग को रोक लेना है, दा नहीं बोलना, द पर रोक लेना है, और इसके बाद में दी भी आप इसको बोल सकते हैं, दा कभी भी ये नहीं बोला जाएगा। अब क्या रूल्स हैं, क्या बेसिक्स हैं कि हम इसे कब द बोलेंगे और कब दी बोलेंगे, दा नहीं बोलेंगे। द और दी के बारे में समझो, कब कब इनको हम बोलते हैं, ध्यान से देखना, कुछ समझाता हूं तुम्हें। आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया जाएगा, अब थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे ईयर है, जब भी आप किसी भी वर्ड से पहले, हमने इनसे पहले ए एन भी लगाए थे अभी, है ना, थोड़ी देर पहले सेट किए थे, बट हम वहाँ पर ए एन की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जब इनसे पहले द लगेगा किसी भी कंडीशन में, तो इनसे, इनके साथ में प्रोनाउंसिएशन द की क्या आने वाली है, ध्यान देना। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि द और जो नेक्स्ट वर्ड, जो नेक्स्ट नाउन आपका है, उसके बीच में कभी भी अगर य का साउंड आ जाए
तो इसे हमेशा दी कह करके प्रोनाउंशिएट करना है, ये बात याद रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी नेक्स्ट वर्ड, केवल एक ही रूल है इसका, केवल एक ही पॉइंट, जब भी नेक्स्ट वर्ड और जब भी नाउन और द के बीच में साउंड आपका क्या आ जाए, साउंड आपका आना चाहिए य का, तब तो आप इसे हमेशा दी कह करके प्रोनाउंशिएट करेंगे। लेकिन अगर आपका साउंड य नहीं आता, इसके अलावा कुछ भी आता है, आपकी लैंग्वेज का कोई भी साउंड आ जाए, तो आप इसे द कह करके प्रोनाउंशिएट करेंगे। जैसे स्कूल है, स्कूल का पहला साउंड क्या है, आधा स, इसको हमने स से प्रोनाउंशिएट किया, ठीक है। कितनी भी कोशिश कर लो यहां पर यह नहीं निकल के आने वाला, ठीक। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, इसे द बोलेंगे। ध्यान से समझो, फिर से रिपीट करता हूं, जब भी द और नाउन के बीच का जो साउंड है वो य आ जाए, तब तो आप इसे दी बोले, और जब भी द और नाउन के बीच का साउंड य के अलावा कुछ भी हो, कुछ भी, तो आप इसे द बोलें, ठीक है। द सोर्स फॉर दिस इज हॉलीवुड, ठीक है। जितने भी इंग्लिश पीपल हैं वो इसी तरीके से इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, वही चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे सोर्सेज भी यही हैं, ठीक। अब देखो, द और डे में आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बीच में ड का साउंड आएगा। अब ये कोई भी साउंड हो, ये य का साउंड नहीं है, ठीक है। अब ये य का साउंड नहीं है, इसी वजह से हमें इसे द कह करके प्रोनाउंशिएट करना पड़ेगा, तो ये ठीक है। अब द अदर डे जो है, अगर आप इसे मिलाने की कोशिश करें तो आप इसमें दी अदर डे का साउंड निकाल सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, दी यदर डे, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं, है ना। तो य का साउंड अगर आप इसमें निकाल सकते हैं तो आप इसे दी बोलेंगे, दी अदर डे, समझ गए। अब आप इसे बिल्कुल अलग अलग प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, द अदर डे, अलग अलग बिल्कुल, तो फिर तो द बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मिलाना चाहते हैं और य का साउंड जरा सा भी आ रहा है, तो आपको इसे यहां पर क्या करना है, इसमें दी का साउंड देना है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ में, ध्यान से देखो। रोड है, कितनी भी कोशिश कर लो र का ही साउंड निकल करके आएगा, मिला के भी देख लो तब भी बात नहीं बनेगी। तो इसे ऐसे केस में हमें द कह करके प्रोनाउंशिएट करना है। लेकिन एंड को अगर मैं मिलाने की कोशिश करूं तो दी एंड बोला जा सकता है, तो यहां पर य का साउंड निकाला जा सकता है। तो जब भी य का साउंड आप निकाल सकते हैं तो इसे दी बोल दीजिए, ठीक है। यहां पर तो ये दी बोला जाएगा, यहां पर ये द बोला जाएगा। दी एंड ऑफ द रोड, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, एंड से पहले तो मैं इसे दी बोल रहा हूं, रोड से पहले मैं इसे द बोल रहा हूं, दी एंड ऑफ द रोड, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और बताता हूं। जैसे मान लो तुम्हारे सामने द है और इसके बाद में एग वर्ड है, और एक है द बॉइल्ड एग, ठीक है। तो आपको इनके बीच में साउंड देखना है कि क्या आया हुआ है। अगर इनके बीच का जो साउंड है, मान लीजिए दी एग है, इसमें ये निकाल सकते हो, तो आप इसे डेफिनेटली दी बोल सकते हैं, दी बोलो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर कोशिश भी करने के बाद में यहाँ पर यह आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर ब का साउंड आ रहा है, द बॉइल्ड एग, है ना, तो यहाँ पर आप इसे द बोलेंगे, ठीक है। ये चीज एकदम तो आपकी टंग पर सेट नहीं बैठने वाली है, ना ही आपकी कंपटीशन में ये चीज काम आने वाली है, द की प्रोनाउंसिएशन वाली। बट अगर आपको अपनी स्पीकिंग अच्छी करनी है, आपको अपनी फ्लुएंसी अच्छी करनी है, तो इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे करना। मैंने तुम्हें एक ही पॉइंट बताया है कि कब इसे द बोलेंगे, कब इसे दी बोलेंगे, इसको पूरी लाइफ फॉलो करो, तुम्हारी फ्लुएंसी बहुत अच्छी जाएगी इंग्लिश में। ये केवल फ्लुएंसी के लिए और स्पीकिंग के लिए मैंने बताया है, ठीक है। ये रूल कंपटीशन में काम नहीं आता, क्योंकि वो तुमसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ही कराएगा किसी चीज़ की। वो तो तुमसे ये पूछेगा कि भाई ए एन या द में से कोई यहाँ पर आ भी सकता है या नहीं आ सकता, इतनी सी बात पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारी अपनी नॉलेज के लिए थी, जो द की प्रोनाउंसिएशन मैंने बताई है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, द भी बोल सकते हैं इसे, दी भी बोल सकते हैं, और दा इसे नहीं बोलना है। द कब बोलेंगे, जब कोई भी साउंड आ जाए नाउन से पहले, लेकिन जब नाउन से पहले य का साउंड आ जाए तब इसे दी बोलना है हमेशा, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारे डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल की बहुत बेसिक सी नॉलेज, बहुत बेसिक सी जानकारी, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन कवर होती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करने वाले हैं इसके रूल्स, और अभी तक ये इतना बड़ा जो हमने समय लिया है, केवल इसकी डिटेल्स थोड़ी अच्छी से समझने के लिए हमने समय लिया है, ठीक है। आगे हम फटाफट से इसके रूल्स करेंगे और डेफिनेशन यहाँ पर फिनिश होती है। नोट्स बनाओ अच्छे से और इन्जॉय करो अपनी लर्निंग्स को, है ना, अपने चैप्टर को। चलिए आज के लिए इतना ही।